हम सब इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए और बाकी की कंट्रीज, इनका हमेशा से ये रहता है कि भाई हर कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी डिक्टेटरशिप हो रही है तो फासिस्ट हो रहे हैं, तो वो गलत है। सारी मूवीज, सारे जो प्रोपेगेंडा चलता है उसमें यही बताया जाता है। और ठीक है, मैं मेरे जैसा इंसान भी है वो भी यही चाहेगा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर जगह पे बातें सुननी चाहिए। पर डेमोक्रेसी ये इसलिए नहीं चाहते कि भाई हर कंट्री में डेमोक्रेसी होगी तो वो कंट्री बढ़िया ग्रो करेगा, सबकी बात सुनी जाएगी, ह्यूमन राइट्स वगैरह। डेमोक्रेसी स्थापित इसलिए करते हैं कि वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारी बात नहीं सुन रही है, जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, तो हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उससे जो है इस पार्टी को जबरदस्ती प्रेशर डलवाएंगे और फिर उस पार्टी को गिरवा देंगे, गवर्नमेंट को चेंज करवा देंगे। कई बार ऐसा हमने होते हुए देखा है। कहने को पाकिस्तान, बांग्लादेश सब डेमोक्रेसी ही तो थे, लेकिन सब दोनों जगह पे गवर्नमेंट किसने गिराई, किसकी सपोर्ट से वो गवर्नमेंट गिरी, और गिरने के बाद क्या वो दोनों कंट्रीज जो है वो बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान क्या बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है, वहाँ के लोगों को बढ़िया अपनी मतलब जो है एक नंबर फैसिलिटीज मिल रही है टॉप की, या वहाँ के लोग जो है वो आटे दाल के लिए भी तरसने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्या रियलिटी में वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजें आ गई हैं? खैर, इस वीडियो में ना आप ये समझोगे कि कैसे ना आज जो हो रहा है वो सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखो भाई साहब क्या चल रहा है। अभी फिलहाल ये चल रहा है कि ट्रंप के थ्रेट्स आए कि भाई अगर तुमने जो है रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करा तो तुम्हारा जो है टैरिफ जो है वो 50% कर देंगे। जबकि पहले चाइना के साथ ये गेम चल रहा था, अब इंडिया के साथ शुरू हो गया। इंडिया ने बात सुनी नहीं। इंडिया ने बोला कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, हम किसी और के हिसाब से अपने कंट्री के डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो इंडिया ने बोला कि भाई हम तो नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, तुम बैठ के बातचीत करो, ढंग से करो, ये नहीं हो सकता, हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए नहीं है वो चीज। जब नहीं माना इंडिया तो फिर क्या हुआ? फिर भाई आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, ये मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि कुछ ना कुछ होगा। आसिम मुनीर साहब जो है वो यूएस जाके बैठ गए, वहां से जाके वो थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को कि हम यूएस में बैठ के न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अब अगर आसिम मुनीर जैसा इंसान जो है वो यूएस जाके वहां से थ्रेट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? यूएस जैसे पावरफुल कंट्री में जाके ना आप कोई भी थ्रेट नहीं दे सकते किसी तीसरे कंट्री को, जब तक यूएस गवर्नमेंट ना चाहती हो कि आप ये शब्द बोलो। वहां से वो न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहे हैं कि मैं यूएस में बैठ के न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूं इंडिया के ऊपर। इतने से काम नहीं चला, फिर उसके साथ में कोइंसिडेंसेस देखो आप और ज्यादा। एकदम से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी बातें सामने आनी शुरू हो गई, और जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैठ के धमकी दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक पानी की बूंद नहीं ले सकता हमारी। सब कुछ इसी टाइम पे क्यों हो रहा है? बिलावल भुट्टो भी धमकियां दे रहे हैं। उसके बाद में आसिम मुनीर ने फिर एक चीज तो ऐसी कर दी जिससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई कोई ब्रेकडाउन, कोई हमारे जैसे एनालिस्ट की जरूरत भी नहीं है, सिंपल दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर साहब ने अंबानी को धमकी दे दी। अंबानी मतलब अंबानी की जो रिफाइनरी है जामनगर में, उसको थ्रेट देना शुरू कर दिया। अंबानी को थ्रेट देने का क्या सेंस है, आप ये बताओ? इंडस वाटर ट्रीटी का अंबानी से क्या डायरेक्टली कनेक्शन है? अंबानी का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है रिलायंस का कि वो रशिया का जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। तो जो यूएस गवर्नमेंट है, ट्रंप है, वो चाहता है कि भाई रशिया पे प्रेशर डालो, ऑयल मत खरीदो, और वो डायरेक्टली रिलायंस जो है वही ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। तो प्रेशर किसके थ्रू डलवाना है? आसिम मुनीर के थ्रू। तो आज जो ये पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस से लेके आर्मी चीफ जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो उनके लिखे हुए शब्द नहीं है। उनको तो ये मान लो कि फर्रा मिल जाता है कि ये बोलना है, बोलना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम आप आगे देखो और क्या हो रहा है। इंडिया में भी राहुल गांधी जो है उन पे भी काफी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि भाई वो जो जब वो पहले घूमने गए थे, उनकी किसी रिश्तेदार की शादी थी, उसके बाद में उन्होंने ट्रिप करी बहरीन की तरफ, और ये सारा कुछ वहां पे ट्रिप के बाद में वो इंडिया आए और उन्होंने फिर उन्होंने जो है वोट चोरी की बात करनी शुरू कर दी इंडिया में। और वोट चोरी मतलब इलेक्शन कमीशन पे डायरेक्टली इल्जाम लगाना। और एक तरीके से ये हो गया कि ये अगर भाई इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग ही हो गई ना। तो इंटरनली भी प्रेशर बढ़िया तरीके से बिल्ड हो रहा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि राहुल गांधी या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड एलिगेशंस होती हैं और जब तक इसके प्रॉपर एविडेंसेस ना हो हमें एलिगेशंस लगाने नहीं चाहिए। देखो, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत गंदे वाला प्रेशर जो है वो यूएसए की तरफ से आ रहा है, ये सबको पता है, ठीक है। और ये प्रेशर जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं है, वो इंडिया पे है। जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इंडिया पे है तो फिर इंडिया को यूनाइटेड खड़ा होना चाहिए। इंडिया के जो डोमेस्टिक मुद्दे हैं उनको थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं और फिर दोबारा लेके आ सकते हैं। अगर वोट चोरी वाला जैसा जो इंसिडेंट है वो ट्रू है तो हम उस पर बिल्कुल बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना चाहिए हर किसी को। पर एट दिस टाइम जहां इंडियन गवर्नमेंट को इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा हो यूएसए की तरफ से या बाहर की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, क्या ये वाजिब है? मतलब हम कभी यूनाइटेड खड़े होंगे कि भी नहीं होंगे? अब मैं आपको समझा देता हूँ कि टाइमलाइन के थ्रू कैसे हुआ है, कि ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है भाई, ये सब कुछ प्लान्ड हो रहा है, सब कुछ प्लान्ड। कहानी कहां से शुरू होती है? जब ट्रंप भाई साहब पावर में आए तो ट्रंप भाई साहब ने अपनी एक पहचान बनाई थी और वो पहचान ये थी कि मैं दुनिया के वॉर वगैरह रुकवा दूंगा। अब उनका शायद नोबेल प्राइज जीतने का या नोबेल प्राइज को पाने का अलग ही एक सपना है, उसको लेके वो ये कहते हैं कि भाई मैं वॉर रुकवा दूंगा सारे कंट्रीज के। आपने देख भी लिया होगा, डिफरेंट कंट्रीज में थोड़ी थोड़ी दोस्ती करवा देते हैं, उसको बढ़िया मीडिया में दिखा देते हैं, और कई लोग आते हैं जो सीधे सीधे ट्रंप को, आसिम मुनीर ने भी बोला और बाकी लोगों ने भी बोला कि भाई ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और
इसी चीज में उनका एक पर्पस है, और पर्पस ये है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रोकना है। ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं सब कुछ आपको। रशिया और यूक्रेन का वॉर रोकना है, बढ़िया उन्होंने पुतिन से बातचीत करी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, ये सारी बातें जो है, ये चलो पुतिन से जो बातें चल रही थी बढ़िया चल रही थी कि भाई डिस्कस कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, वॉर रोक लेते हैं। उधर पहले आपको याद होगा कि पहले यूक्रेन का जो लीडर है जेलेंस्की, उसके साथ डिस्कशन हुआ, उसको सुनाई काफ़ी ज़्यादा, ताकि वो रुकवाया जा सके। अलग ही एक क्रेज़ है कि भाई मैं तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो तो लेके ही रहूँगा। तो पहले जेलेंस्की पे बढ़िया तरीके से प्रेशर डाला कि भाई चुप रहना है, लड़ाई नहीं करनी, ये नहीं करनी। ऐसे ही रशिया पे भी पुतिन से बातचीत करी कि भाई डिस्कशन करा, बढ़िया करा। अब एक चीज़ और नोटिस करना आप, जब ये बातें चल रही थी ना, ये बातें तो अप्रॉक्सीमेटली चल रही थी 20 अप्रैल के आसपास। टाइमलाइन ध्यान रखना, 20 अप्रैल 24 अप्रैल के आसपास पुतिन से बातचीत चल रही थी। उससे पहले ट्रंप जो है वो चाइना के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डाल रहा था, यूएसए डाल रहा था। क्यों डाल रहा था भाई? क्योंकि चाइना जो है उससे उनका टैरिफ, एक तो वो पहले से ही राइवलरी है चाइना के साथ। ठीक है, दूसरा चाइना जो है वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है रशिया का। तो अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवाना है तो पहले चाइना को प्रेशर डालना पड़ेगा। उसके साथ ट्रेड वॉर कर लिया, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड वॉर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग मतलब चाइना जो माल एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए के अंदर, उसको उसकी जरूरत यूएसए को है। आप रोक लोगे, क्या फायदा होगा? नुकसान आपका ही होगा। चाइना कहीं और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। चाइना को इतना नुकसान नहीं है जितना यूएसए को नुकसान है। एट द सेम टाइम चाइना जो है वो यूएसए का एग्रीकल्चर बिजनेस का जो प्रोडक्ट है ना, फूड और डेयरी, ठीक है, फूड और डेयरी, दूध, छाछ, ये चीज वगैरह और ग्रेन्स वगैरह, ये सारा कुछ लेता था चाइना। चाइना ने सीधे सीधे मना कर दिया, कोई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। अगर तुम हम पे टैरिफ लगा रहे हो तो ठीक है, हम भी टैरिफ लगाएंगे, हमें भी तुम्हारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ये मैंने समझाया हुआ है पिछली एक वीडियो में कि टैरिफ थ्रेट क्या चल रहा है, क्या सीन है। देखना हो तो आप देख लेना। तो चाइना ने मना करा, तो उस टाइम पे ट्रंप को, पिछली सरकार की बात है ये, पिछली सरकार में ट्रंप को बहुत ही नुकसान हुआ उस चीज का। $28 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ी थी यूएसए के फार्मर्स को और एग्रीकल्चरल बिजनेस कंपनीज को, क्योंकि उनको गंदा वाला नुकसान हो गया। तुमने चाइना के साथ लफड़ा कर तो लिया, लेकिन चाइना अगर वो सामान नहीं लेगा ना एग्रीकल्चर वाला, तो तुम किसे बेचोगे भाई? यूएसए में बेच नहीं पाओगे। यूएसए में जब इतना सामान हो जाएगा, प्राइसेस गिर जाएंगे। डिमांड सप्लाई, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो प्राइसेस गिर जाएंगे और उनको पैसे मिल नहीं पाएंगे फार्मर्स को। और यूएस के जो फार्मर्स हैं उनका वोट बैंक बहुत बढ़िया है। तो इतनी बार ट्रंप को समझ में आ गई कि भाई चाइना से हम डायरेक्टली ट्रेड वॉर नहीं कर सकते। अब रशिया पे प्रेशर डालने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है इंडिया। यहीं से इंडिया पिक्चर में आता है। जब चाइना के साथ अभी सैंक्शंस की बात हो रही थी ना कि 125% सैंक्शन हो गया, 250% सैंक्शन हो गया, ये सब हो रहा था 10-11 अप्रैल के आसपास, शायद थोड़ा उससे भी पहले 5-7 अप्रैल के आसपास। और 9 अप्रैल को यूएसए ने चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे ना, जो टैरिफ लगाया था, सॉरी, 250%, 200%, वो पोज कर दिया कि 90 दिन के लिए पोज करते हैं हम। ठीक है, और उस टाइम पे आप ध्यान देना, ट्रंप जो है वो इंडिया को एज अ फ्रेंड, इंडिया इज वेरी गुड फ्रेंड, इंडिया इज गुड कंट्री, और इंडिया जो है हाई टैरिफ लगाता है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, इंडिया टैरिफ डाउन करेगा। इंडिया ने टैरिफ डाउन करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई हम एग्री करते हैं कि हम टैरिफ नीचे कर लेंगे, जो ये कार वार है बेचो, अपना बढ़िया टेक्नोलॉजी से बनाए हुए प्रोडक्ट्स बेचो, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में भी तो इतने सारे फार्मर्स हैं, डेयरी पे दूध वूध और चीज इस पे चलने वाला इतना बड़ा बिजनेस है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि तुम इंडिया में आके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचो, उस पर तो टैरिफ रहेगा। ट्रंप जो है उस बेसिस पे इंडिया और यूएसए में अच्छा खासा नेगोशिएशन चल रही थी, और ये सारा कुछ हो रहा था 11 अप्रैल के आसपास, जब चाइना पे टैरिफ लग रहे थे। तब इंडिया पे नहीं लग रहे थे, इंडिया पे बहुत सॉफ्ट स्टांस था। लेकिन हुआ क्या कि भाई पुतिन को मनाते मनाते 24 अप्रैल का टाइम आ गया। पुतिन ने एग्रीमेंट भी कर ली कि चलो ठीक है, हम सीज फायर करते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सीज फायर कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन 24 अप्रैल को जब ट्रंप ने अनाउंस करा कि भाई सीज फायर मैंने यूक्रेन और रशिया के बीच में फिलहाल तो करवा दिया है, और मैं ऐसे हूं वैसे हूं, अपनी मतलब बढ़िया करके पीआर कर ली, रशिया ने उसी दिन, पुतिन ने 24 अप्रैल को ही लार्ज स्केल पे अटैक कर दिया यूक्रेन के अंदर, लार्ज स्केल पे। उसमें ना उस टाइम पे ट्रंप की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी आई थी कि पुतिन जो है वो क्रेजी, पागल हो गया है, पुतिन हैज गॉन क्रेजी। पोस्ट भी आई थी स्टॉप व्लादिमीर ऐसे करके। मतलब टोटली ट्रंप सरप्राइज था कि यार रशिया ने ऐसे अटैक कैसे कर दिया, अभी तो हमारी बातचीत चल रही थी। जब ये हुआ तो ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई रशिया और यूक्रेन वॉर तो रुक ही नहीं रहा। रशिया के तो अलग ही लेके अपने उसको लेके टारगेट्स है, वो तो अपने दिमाग में टारगेट बना के बैठा है, वो हमारी जो बातचीत हुई है उससे तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ये सारा कुछ हुआ 24-25 अप्रैल के पास। 9-10 अप्रैल के आसपास चाइना से लफड़ा हुआ था ट्रेड वार वाला, और वो रोक दिया। 24 अप्रैल को ये रशिया वाला सीन हुआ। ट्रंप को ये रियलाइज हो गया, भाई अप्रैल से महीना, मई आया, जून आया, उसमें उसको रियलाइज हो गया कि भाई चाइना को तो मैं पुश कर नहीं सकता, ठीक है, ट्रेड वॉर की वजह से। चाइना से के थ्रू अगर मैं रशिया पे प्रेशर डलवाऊं तो
चाइना भी तो बहुत बढ़िया तरीके से ऑयल लेता है ना रशिया का। रशिया से मैं बातचीत कर नहीं पा रहा, रशिया पे और ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, पुतिन तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब यहाँ से पिक्चर में आता है इंडिया। इंडिया से जब डील करने की बात आई तो पहले तो ट्रंप का ये था कि भाई हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी तुम लो, उस पर भी टैरिफ डाउन करो। इंडिया उस पर एग्री नहीं कर रहा था। अब ट्रंप ने सीधे सीधे बोला भाई कि रशिया ऑयल लेना बंद करो, रशियन ऑयल लेना बंद करो जो तुम ले रहे हो। इंडिया जो है वो रशिया का ऑयल ले रहा था और उसको बेच भी रहा था यूरोप के सहारे ताकि थोड़ा प्रॉफिट कमाया जा सके। वो एक अलग कहानी है, ठीक है, हर देश करता है अपने फायदे के लिए। अब ट्रंप जो है वो इंडिया पे टैरिफ जो पहले कभी सॉफ्ट स्टांस था ना वो हार्ड हो गया। पहले तो उसने 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। उसके बाद में इंडिया ने बोला कि भाई हम एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करेंगे नहीं और रशिया से ऑयल लेना बंद करेंगे नहीं, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। इस बात से यूएस जो है वो और पुश करने लग गया, ट्रंप और पुश करने लग गया, उसने 50% टैरिफ कर दिया। जब इंडिया को ये समझ में आ गया कि भाई ये रशिया से ऑयल लेने के लिए हमें फोर्स कर रहे हैं, तो इंडिया ने सीधे सीधे बोल दिया हम नहीं रुकेंगे, हम रशिया से ऑयल लेंगे। ये सारा कुछ अभी अगस्त के महीने में ही शुरू हुआ था, स्टार्टिंग एंड ऑफ जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग में इंडिया ने भी अपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। इंडिया ने बोल दिया कि हम जो है नहीं लेंगे ऑयल। इंडिया ने उल्टा ये करा कि भाई तुम हमें अगर इतना पुश कर रहे हो, तुम जो है हम पे टैरिफ लगा रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, बाहर के कंट्रीज से बातचीत शुरू कर देते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और बाकी जो एशिया के कंट्रीज हैं उनसे बात करता है। जो माल हम तुम्हें एक्सपोर्ट कर रहे थे हम उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा झेल लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएसए को ये चीज समझ में नहीं आई तो वहां से चीजें एस्केलेट होनी शुरू हो गई। ट्रंप को लगा कि इंडिया तो बात नहीं सुन रहा, तो उसने जो है फिर आसिम मुनीर को बुला लिया अपने यहाँ यूएस में, और आसिम मुनीर वहां से भाई न्यूक्लियर थ्रेट की धमकियां दे रहा है यूएस में बैठ के। और वो भाई वो बंदा साफ साफ बोल रहा है कि मैं यूएस में बैठ के न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूँ। भाई साहब तो क्या सेंस है उस बात का, क्या सेंस है उस बात का? मतलब क्यों पाकिस्तान में बैठ के क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या फायदा है इस बात का? मतलब बाकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो वहीं पे दबती रहेगी, वो अपना लड़ाई झेलेगी और तुम यूएसए में बैठे रहोगे, अपनी अय्याशी करते रहोगे। इंडिया ने जब ये चीजें देखी तो इंडिया ने भी पुश बैक करना शुरू करा। इंडिया ने बोइंग जो एयरक्राफ्ट आता है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको पोज कर दिया। बाकी जो डिफेंस सामान यूएसए से ले रहे थे, एक स्ट्राइकर कंपनी आती है उसका कुछ सामान होता है और बाकी कुछ मिसाइल्स होती है, वो रोक दी कि नहीं चाहिए, अभी रुक जाओ, पोज करो, डील्स पोज करो, हम सोचेंगे, देखते हैं। बोइंग की जगह हम एयरबस से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने अपना जो है रेसिस्टेंस शो करना शुरू कर दिया। इंडिया ने, आपने देखा ही होगा कि ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हमने 5 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के गिराए थे और वो S-400 से गिराए थे, माइटी S-400। माइटी S-400 का मतलब क्या है कि रशिया की तारीफें करना। इंडिया भी अपना स्टांस बढ़िया तरीके से ले रहा था। अब ये चीजें और ज्यादा एस्केलेट होती जा रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया नहीं रोक सकता। आप इमेजिन करो ना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मतलब ये कोइंसिडेंस हो ही कैसे सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो अभी डिसीजन क्यों दे रही है भाई साहब? उससे पहले भी तुम इतने डिसीजंस या इतने हार्डकोर डिसीजंस तो तुम दे नहीं रहे थे, अभी तुमने जो है एकदम से फैसला दे दिया। उसके साथ में आसिम मुनीर वहां बैठे हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करना शुरू कर दिया। ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। इंडिया के अंदर भी राहुल गांधी की तरफ से गंदा वाला प्रेशर आ रहा है। बीजेपी के जो लोग हैं वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अभी लंदन गए थे अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में, उसके बाद वो बहरीन गए और बहरीन में जाकर उन्होंने किससे बातचीत करी, क्या हुआ, फिर इंडिया में आए तो सीधे वोट चोरी की बात शुरू हो गई। राहुल गांधी वाला जो सेगमेंट है उस पर मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भाई देखो इतना हार्डकोर एलिगेशन लगाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो ये वोट चोरी वाली सीन है इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी हम अगर देश के साथ नहीं खड़े हो सकते ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है यार, देश डिवाइड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। देखो इस दुनिया में 2 ही लोग हैं, या तो हंटर, ठीक है, या फिर जो हंट होता है, ठीक है, शिकारी या शिकार। हम शिकार बन जाएंगे भाई, कोई फायदा नहीं होगा आपस में झगड़ा करके, हम शिकार बन जाएंगे। डेमोक्रेसी हम बढ़िया करके रखेंगे, दुनिया से हम प्रेशर में नहीं आने चाहिए। अब इमेजिन करके देखो यार, उनका रशिया यूक्रेन वॉर रोकने के लिए आप हम पे प्रेशर डाल रहे हो। ये इस तरीके की बात हो गई कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं और अगले वाले मोहल्ले में कोई इंसान रहता है, बहुत पावरफुल MLA वगैरह कोई होगा, उसकी लड़ाई हो गई किसी पेट्रोल पंप वाले से और वो पूरी गली मोहल्ले को बोल रहा है कि उस पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेना है। भाई तेरी लड़ाई हुई है, हमारी थोड़ी हुई, हम क्या करें भाई, हमें क्या मतलब। और एट द सेम टाइम चल, अगर एक पेट्रोल पंप के सामने दूसरा पेट्रोल पंप हो तो हम दूसरे से ले भी लेंगे। वो कह ये रहा है कि उस पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेना है, 1000 किलोमीटर दूर वाले पेट्रोल पंप से तेल लेना है। मतलब 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद में इतना तेल तो हमारा फूक जाएगा जितने का हम पेट्रोल लेने नहीं जा रहे हैं। दिस इज टोटली इनसेन। और अगर हम इसमें प्रेशर में आते हैं ना इंडिया, तो ये प्रेशर आप समझ रहे हो एक तरीके से सर्टिफिकेशन है, अगली बार फिर प्रेशर में आ जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। वी नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दिस, क्योंकि ये ओपन में हो रहा है, इसमें तो कोई एनालिसिस की जरूरत भी नहीं है। बाकी आप समझदार हो, मेरा तो यही है कि भाई यूनाइटेड खड़े रहो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, यूनाइटेड खड़े रहो।